हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बिहार दरोगा मेंस जो 1275 पोस्ट का पीटीए भी आयोजन करवाया गया था, उसका अब जल्द ही मेंस जो होगा वो करवाया जाएगा। तो उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यह जो है वो केबीसी पब्लिकेशन, केबीसी नैनो पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक पब्लिश हुई है बिहार दरोगा मेंस के लिए, उससे लिया गया है। इसका सेट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर ले सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यह पढ़ेगा इंडिया चैनल का नाम अब जो है वो चेंज करके संघर्ष कर दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार कीजिए। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन और स्पंद मॉड्यूलेशन। और फिर आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से मॉड्यूलेशन जो है वो टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जाता है। यह टीवी जो प्रसारण होता है जो हम लोग घर में देखते हैं वह टीवी है, उसके कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो आयाम मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन का भी किया जाता है, कला मॉड्यूलेशन और स्पंद मॉड्यूलेशन का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा जो है वो गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा जिसको कि हम लोग किसके नाम से जानते हैं, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग जो है वो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़े में चमक पैदा करने के लिए और साथ ही साथ कृत्रिम रेशम के निर्माण में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बाथिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से जानते हैं, और सोडियम थायोसल्फेट का जो यूज है वो हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है वो रक्त से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिनेल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है। तो सह अवक्षेपण विधि को नियोजित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सह अवक्षेपण विधि को। आगे है कह रहा है ब्लैंक एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहराबाद संरचनात्मक इकाई है। यह बात कर रहा है किसकी, एकक सेल की। एकक सेल जो होता है वो एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहराबाद संरचनात्मक इकाई होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है। तो सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की जो प्रकृति होती है वो ऊष्माशोषी होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है वो हमेशा प्रकृति में क्या होती है, ऊष्माशोषी होती है। आगे है कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या जो है वो इतनी कोटि की होती है। तो परमाणु की नाभिक त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि परमाणु कक्षक ब्लैंक है। तो परमाणु कक्षक की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो परमाणु कक्षक वह क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी अमेरिका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, सिरोको कहा जाता है। सिरोको जो है वो सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक गर्म हवा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिरोको। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाता है। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उदरपातन कहा जाता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि उदरपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस जो होता है वो द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उदरपातन यानी कि सब्लिमेशन।
किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो किसी जीव का जो पोषी स्तर होता है वो किसको संदर्भित करता है? खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में किसी जीव के पोषी स्तर के विभिन्न चरणों या विभिन्न पोषी स्तरों को संदर्भित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। नेक्स्ट है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई जो है वो एक कनाडा के साहित्यकार यान मॉर्टल के द्वारा एक काल्पनिक साहित्यिक उपन्यास लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यान मॉर्टेल। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ था? आप लोग पढ़े होंगे गांधी जी के द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह है वो तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, लेकिन भारत में जो प्रथम सत्याग्रह था वह कहाँ किया गया था? यही बिहार के चंपारण जिले में ही किया गया था, जो कि 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था, जिसमें कि 3/20 भूखंड पर नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण में। और कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। आगे है टोडा जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है वो एक द्रविड़ जातीय समूह है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी में। नेक्स्ट है कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की थी? तो अवधि साहित्य मृगा की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो कुतुबन के द्वारा किया था। कुतुबन एक्चुअली सूफी संत जो थे शेख बुहरान उनके शिष्य थे, जो कि सुहारवादी सिलसिले के संत थे। और ये जो कुतुबन थे एक सूफी कवि थे जिन्होंने कि 1501 ईस्वी में मृगावती नाम की एक अवधि कविता जो है वो लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पार्किंसन जो है वो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपना संतुलन बनाने में मुश्किल महसूस करता है, और इसके उपचार के लिए आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आप लोग पढ़े होंगे कि किसी परमाणु के नाभिक में स्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इन दोनों के योग को ही द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कहा जाता है। तो एक 18 है और एक 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा जो है वो एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है वो एटीपी में बदलती है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? कोशिका का किचन कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, और यही जो है वो सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई इंजाइम नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है। लाइकेन की कोशिका में भी इंजाइम होता है, विषाणु में भी होता है, जीवाणु में भी होता है और शैवाल में भी। मेरे हिसाब से यह चारों में होता है, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु, शैवाल, चारों में के कोशिका में एंजाइम जो होता है वो पाया ही जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली हुई होती है? तो यह होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए थायरॉक्सिन जो होता है इसका स्राव कहाँ से होता है? गले में स्थित जो थायराइड ग्रंथि होता है उसके द्वारा किया जाता है, और शरीर में जो है वो यह उपचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायरॉक्सिन। आगे है पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किसने लिखी है? तो यह बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि 1859 में किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। देखिए ऐसे तो हरा आलू में क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे वो हरा हो जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें आलूओं में सेलेनाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि एक जहरीला पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेलोनाइन। नेक्स्ट है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म जो होता है उसमें फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि फोटो सेल जो होता है वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोटो सेल का प्रयोग जो है वो किया जाता है।
नेक्स्ट है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। देखिए, मानव आहार में जो चावल हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं वो पॉलिश किया हुआ होता है अच्छा दिखने के लिए, और जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसके उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि पॉलिश करने से चावल का जो छिलका में उपस्थित विटामिन रहता है B1, जिसको कि थाइमीन कहते हैं, ठीक है, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है हमें, और इसी के कारण हमें क्या होता है, B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरी बेरी बीमारी हो जाएगा। आगे है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक साइड पदार्थ है और दूसरी साइड उसके अनुप्रयोग के नाम दिए गए हैं। नीला थोथा का प्रयोग किया किसमें किया जाता है, कवकनाशी में किया जाता है, ठीक है, कवकनाशी, शैवालनाशी, ये सब के रूप में नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है। ईओसिन की अगर बात कीजिएगा तो लाल स्याही में, सिल्वर आयोडाइड की अगर बात कीजिएगा तो ये कृत्रिम वर्षा में, और जिंक फॉस्फाइड की अगर बात कीजिएगा तो ये कृंतकनाशी के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो होता है वो सफेद होता है। तो अच्छा, किसी का भी रक्त सफेद क्यों होगा, लाल क्यों होता है, हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए लाल रंग का होता है, यानी जिसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा उसी का तो सफेद हो सकता है, लाल नहीं होगा। तो किसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, कॉकरोच में, यानी तिलचट्टा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलचट्टा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, या आपसे पूछ रहा है। विटामिन B6 धान की चोकर, राइस ब्रांड, बिल्कुल सुमेलित है। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कॉड यकृत तेल में विटामिन ए और विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ना कि विटामिन B2 पाया जाता है, तो ये गलत है। फिर विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल, ये सही है, और विटामिन के अल्फा लफा, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B2 में कॉड यकृत तेल नहीं होता है। कॉड यकृत तेल जो होता है वो विटामिन ए और विटामिन डी और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक जो है वो भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, बात को थोड़ा सा समझिए। पशुओं को जो दवा दिया जाता है उसमें एक है डिक्लोनोफेनिक सोडियम, ठीक है, डिक्लोनोफेनिक सोडियम जो है वो पशुओं को दिया जाता है, और उसके बाद वो पशु क्या होता है कि जब कोई पशु बीमार पड़ता है तो उसको दवा के रूप में ये डिक्लोनोफेनिक सोडियम दिया जाता है, और वो फिर पशु अगर मर जाता है, मर जाने के बाद लोग उसको इधर उधर फेंक देते हैं, फिर गिद्ध उद्ध जो है वो उसको आके खा जाता है, और जब गिद्ध उस पशुओं का मांस जब खाता है तो उसका आंतरिक अंग जो होता है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण गिद्ध मर जाता है। तो सबसे ज्यादा गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी जो है वो यही है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूहों से होकर गुजरता है। आप लोग पढ़े होंगे कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। तो ये गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा जो होगा वो सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसको केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। नेक्स्ट है कि सही मिलान करना है। बिली 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 आप लोग पढ़े होंगे कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो बिली बिली ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच करेगा। हरिकेन की अगर बात कीजिएगा तो अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर यानी यूएसए के साथ मैच करेगा। और टाइफून की अगर बात कीजिएगा तो यह चीन के साथ मैच करेगा। क्लियर है। आगे है दंड कार्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो यह एक्चुअली छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से इसमें शामिल हैं। लगभग ये 320 किलोमीटर में ये इसका विस्तार है। और तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी जो है वो हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी, तो कौन सी एक नदी जो है वो ट्रांस हिमालय नदी है, ये आपसे पूछ रहा है। झेलम, सतलज, गंगा और रावी। तो ट्रांस हिमालय नदी यहाँ पे कौन हो जाएगा, सतलज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सतलज जो है वो एक ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट जो स्थित राकास्थल झील है वहां से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक साइड झील है और दूसरी साइड इसकी अवस्थिति दी गई है। साला झील की अगर बात कीजिएगा तो यह अरुणाचल प्रदेश के साथ मैच करेगा। बड़खल झील की अगर बात कीजिएगा तो यह फरीदाबाद हरियाणा के साथ मैच करेगा, बिल्कुल सही है। लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल सही है। और कालीबेली झील जो है वो तमिलनाडु के बिलपुरम जिला में है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यह चारों के चारों जो है वो सामने सामने लिखे गए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही है। आगे है कि कश्मीर घाटी जो है वो स्थित है। तो कश्मीर घाटी की अगर बात कीजिएगा तो यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी जो है वो स्थित है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है। देखिए इम्फाल बेसिन जो है वो सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, क्योंकि सरोवरीय मैदान एक ऐसा मैदान होता है जो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलघट जमाव से निर्मित होता है। जैसे कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, ये सब जो है वो सरोवरीय मैदान का ही एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा का मात्रा क्रमशः कम होती है। तो इसका मात्रा जो है वो क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खरे जल का प्रवाह मिलता है। यह बात कर रहा है लूनी नदी के। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास, यहाँ पंपास होना चाहिए, पंपास घास का मैदान स्थित है। तो पंपास घास का जो मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे कि जो बौद्ध संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में अगर बात कीजिएगा तो बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और अगर बौद्ध संगतियों की बात कीजिएगा तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के समय में राजगीर में, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो काला अशोक के समय वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ तो देख ही लिए कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया था, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। लोथल जो है वो किस नदी के निकट पर स्थित है। तो लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, जिसको कि हम लोग लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते थे, और यह जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भोगवा नदी। लोथल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस शहर के दरवाजे जो है वो मुख्य शहर की ओर खुलते थे। तो लोथल ही एकमात्र ऐसा शहर था जिसके दरवाजे जो है वो मुख्य शहर की ओर खुलते थे। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 1931 में कहाँ हुआ था अधिवेशन, कराची में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कराची में अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका समर्थन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो हर्षवर्धन की नहीं है। नागानंद है, प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली भी है। हर्षचरित हर्षवर्धन की रचना नहीं है, हर्षचरित बल्कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्षचरित। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था कब, 540 ईसा पूर्व में, और कहाँ, कुंडग्राम में। और अगर मृत्यु पूछे तो 468 बीसी में पावापुरी में। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खरोष्ठी लिपि।
बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करते थे? तो हुगली का प्रयोग जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। पुर्तगाली ही जो है वो सबसे पहले भारत आए थे 1498 में, और अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में बनाई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। और किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, एक्चुअली आप लोग पढ़े होंगे मेरठ षड्यंत्र मामला, जिसके तहत 1929 में ब्रिटिश सरकार जो था वो 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था, और मेरठ लाकर फिर उन पर मुकदमा चलाया गया था। और इसी में 3 ब्रिटिश साम्यवादी, एक फिलिप स्प्रेट, और उसके बाद बैन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरठ षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति की अगर बात कर लिएगा तो साइमन आयोग की घोषणा कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को घोषणा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात कीजिएगा तो कब? 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ये 1930 में। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु की अगर बात कीजिएगा तो इनका मृत्यु हुआ था 5 नवंबर 1914 को। अब इसको बड़े आराम से आप लोग अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो चीदी वंश का शासक था, राजा खारवेल। और यह जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये राजा खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खारवेल। और खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का शासक था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हंटर आयोग की अगर आप लोग, हंटर आयोग है, सैडलर आयोग है, वुड का घोषणा पत्र है, और सार्जेंट योजना है, ठीक है। हंटर आयोग की स्थापना की अगर बात कीजिएगा तो हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1882 में किया गया था। उसके बाद है सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग का गठन जो है वो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए किया गया था। वुड का घोषणा पत्र की अगर बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना हुई थी। वुड का घोषणा पत्र जारी कब किया गया था? 1854 में जारी किया गया था, ठीक है। और सार्जेंट योजना की अगर बात कीजिएगा तो ये 1944 में किया गया था। तो अब इसको आप लोग बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है वो विदेशी व्यापार से संबंधित थी, आपको बताना है। तो विदेशी व्यापार से संबंधित थी कौन सी संस्था? नाना देशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी जो है वो किस लेख से मिलती है? तो पुष्पमित्र शुंग जो किस लेख से मिलता है? ये मिलता है अयोध्या लेख से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अयोध्या लेख से। पुष्पमित्र शुंग की अगर बात कीजिएगा तो पुष्पमित्र शुंग जो थे वो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था, और वो फिर बृहदत्त की ही हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता था? तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह बात कर रहा है अनुच्छेद 26 की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 24 की अगर बात कीजिएगा तो इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों के निषेध के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 की अगर बात कीजिएगा तो इसमें मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बालाश्रम का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि सरकार के द्वारा जितने भी वित्त पोषित या फिर अर्ध पोषित संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा जो है वो निषिद्ध है। आगे है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल,
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। और यह सर्वप्रथम जो है वो पंजाब में भार्गव सरकार के विरुद्ध जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 243 के जी के तहत। और जैसे ही पंचायती राज की अगर बात करते हैं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 11वीं अनुसूची और 73वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन जो है वो पहले आता है? वरीयता क्रम की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ नहीं है, उपराष्ट्रपति हैं, तो आंसर तो आपका हो गया उपराष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो ऐसे कर करके सीक्वेंस है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया गया था? भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य, जिसमें 15 जो है वो किससे? लोकसभा से, और 7 जो है वो किससे? राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति की अगर बात कीजिएगा तो इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य जो होंगे वो किससे होंगे? लोकसभा से होंगे। लोक उपक्रम समिति की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो लोक उपक्रम समिति में कितने लोग होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होंगे, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसमें भी होंगे। और याचिका समिति की अगर बात कीजिएगा तो याचिका समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितना होता है? 15 होता है। अब यहाँ पे कौन है सबसे बड़ी संसदीय समिति? प्राक्कलन समिति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा था। राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है वो होता है 2:3। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अभी हम लोगों ने देखा 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, जिसमें कि 29 विषय हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 विषय हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो किस राज्य में लागू होता है? आप लोग पढ़े होंगे 6ठी अनुसूची के बारे में। 6ठी अनुसूची में कौन कौन राज्य आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है वही तो 6ठी अनुसूची में है। तो यहाँ कौन सा राज्य हो गया? त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में, और ए और बी दोनों में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, मूल कर्तव्यों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की गई है? तो यह जो है वो किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है? अनुच्छेद 43 के क के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 से। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 43 ए जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो अनुच्छेद 162 से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है वो किस वर्ष में हुआ था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम अगर गठन की अगर बात कीजिएगा तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। तो दोनों डेट आपको याद रखना है, 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, और पहली अगर बैठक आपसे पूछ दे तो कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी निकाय है जिसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 250 से अधिक नहीं हो सकता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता है, लेकिन उसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। अंतर्राज्यीय परिषद गठन आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 263। उसी में तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। यह माना गया है पहल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पहल। पहल एक्चुअली यह पहल योजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी जो है वो सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है क्लब ऑफ रोम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, यानी यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट। इसमें मुख्य रूप से वह श्रम शक्ति सम्मिलित होता है जिसे पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समान स्थिति बेरोजगारी। आगे है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है वो जॉन टिनवर्जन के द्वारा 1976 में शुरू किया गया है। तो मॉरिस डी मॉरिस, देखिए यहाँ पे मॉरिस डी मॉरिस को आप एक तरह से सही कह सकते हैं कि मॉरिस डी मॉरिस जो थे वो इनको विकसित करने का श्रेय जो है वो मॉरिस डी मॉरिस को जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा विकसित ही तो पूछ रहा है, हाँ किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो मॉरिस डी मॉरिस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तब वो जॉन टिनवर्जन के द्वारा किया गया है। यह भी आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण अभी कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है, और पहले कौन करता था, पहले योजना आयोग करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योजना आयोग। पहले करता था योजना आयोग, अब लेकिन नीति आयोग करता है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार जो है वो परिवार का उपभोग व्यय है, जो कि शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन है, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो है वो 2400 कैलोरी प्रतिदिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 कि भारत सरकार के द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एबीसी इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, एबीसी सूचकांक जो होता है उसका मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन, यानी यह किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो लॉरेंज बर्क द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज बर्क के द्वारा धन और आय की विषमता का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आय की विषमता। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय जो है वो समपोषणीय वृद्धि था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसका जो टेन्योर था वो 2012 से लेकर 2017 तक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन फिर बाद में नियोजन आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसके आगे जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है जिसको ऑलरेडी पीडीएफ में जो है वो अटैच कर दिया गया है और साथ ही साथ मैथ्स का सॉल्यूशन भी जो है वो पीडीएफ में अटैच कर दिया गया है। जहाँ क्या अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।